नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले केमिस्ट्री के इस 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था। देखिए, फर्स्ट नंबर सवाल है आपके सामने, आपके फोन के स्क्रीन पर है। लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। पहला नंबर सवाल कह रहा है कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं। क्या वो ज्वरनाशी है, पीराहारी है, प्रत्यम्ल है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा बच्चा पार्टी, ज्वर को कम करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए हम लोग एंटीपायरेटिक का यूज करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ए होगा, ज्वरनाशी होता है, जिसका कि हिंदी हमारा ज्वरनाशी हो जाता है। इसलिए सही जवाब, जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो उसका सही जवाब हो जाएगा। सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलना, लास्ट में पूछेंगे कितना सही कर पाते हो। दूसरा नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। दूसरा नंबर सवाल करा पैरासीटामोल है, क्या है। पैरासीटामोल का जो यूज करते हैं हम लोग, वो किस में करते हैं, तो दर्द के निवारण में, दर्द को ये रोकता है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा पीराहारी हो जाएगा। बच्चा पार्टी क्या होगा, पीराहारी हो जाएगा। दर्द के निवारण में हम लोग पैरासीटामोल का यूज करते हैं, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो कपड़ा धोने का सोडा जो होता है वो कौन सा होता है, बता दो। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दो क्या होगा। कपड़ा धोने का सोडा कौन सा होता है, वो हमारा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका कि केमिकल नेम जो होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। क्या होता है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, इसलिए सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखोगे, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, फोर्थ नंबर सवाल है बच्चा पार्टी, लगा दो क्या होगा इसका सही जवाब। देखो, फोर्थ नंबर सवाल भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगा दो। हाइड्राजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है। यह हाइड्राजीन जो दवा है, इसका जो है यूज हम लोग किस बीमारी में करते हैं, बता दो। क्या वो मलेरिया है, टाइफाइड है, कॉलेरा है या फिर ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये हमारा ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं बच्चों। कौन सा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके क्वेश्चन बैंक से सिलेक्ट किया गया। देखो, पांचवा नंबर सवाल करा, निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सीकारक है, बता दो आप लोग। प्रतिऑक्सीकारक पूछा गया, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट पूछा गया आप लोगों से, क्या होगा 5 का करेक्ट आंसर। तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा लेसिथिन भी होता है, सिट्रिक अम्ल भी होता है और विटामिन ई भी होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न को देखते हैं, 6 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बता दो क्या लगाओगे इसका सही जवाब। 6 का जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, वो हमारा हो जाएगा नीला। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। ओके, चलिए, क्योंकि ये अमोनिया जो तो ये बेसिक सब्सटेंस होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 7 नंबर सवाल है आपके सामने। कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता वो कौन सा होता है, जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता है वो हमारा हो जाता है मोनोसेकेराइड। कौन होता है बच्चों, मोनोसेकेराइड को दोबारा जलांशित नहीं किया जाता, इसलिए सही जवाब हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है आपके सामने। 8 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख घटक है पूछा गया आप लोगों से। तो बता दो क्या लगाओगे इसका सही जवाब। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो क्लोरोफिल में होता है बच्चों, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 10th में भी पढ़े हो, इसलिए सही जवाब हमारा कौन सा, बी हो जाएगा राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, बता दो दूध से मिलने वाली प्रोटीन का उदाहरण कौन सा था। दूध से जो मिलने वाला प्रोटीन है वो कौन सा उदाहरण था, बता दो। वो होता है कैसीन। क्या होता है बच्चा पार्टी, कैसीन होता है, सही जवाब हमारा 9 का ए हो जाएगा, याद रखोगे आप लोग। चलिए बहुत अच्छे, 10 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 10 नंबर सवाल करा, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या होता है। पहले तो आप लोगों से एक प्रश्न है, बता दो विटामिन सी का केमिकल नाम क्या होता है, बता दो। अगर किसी को पता हो तो बता दो विटामिन सी का केमिकल क्या नाम क्या होता है। तो वो हमारा होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, और विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत वो नींबू होता है, संतरा होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, विटामिन सी का आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि विटामिन सी का जो है
केमिकल नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखोगे आप लोग। विटामिन ए का पूछे रेटिनोल होता है, जिसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 से पूछे थायमीन होता है केमिकल नाम, और क्या बेरी बेरी रोग होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चा पार्टी। 11 नंबर सवाल है आपके सामने। प्रोटीन की हेलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है? प्रोटीन की हेलिकल संरचना वो जो है वो निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है, बता दो। यह होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। 11 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 12 नंबर सवाल है, बता दो। ब्यूना एस में जो है, एस का अर्थ क्या होता है? ब्यूना एस में जो एस लिखा रहता है, ब्यूना एस जो लिखा है ये देखो, इसमें एस का जो अर्थ होता है वो स्टाइरिन होता है। क्या होता है बच्चों? स्टाइरिन होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 13 नंबर सवाल। बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट जो है ये क्या है, बता दो आप लोग। तो बेकेलाइट जो है ये एक प्रकार का ताप दृढ़ बहुलक है। क्या है बच्चा पार्टी? ताप दृढ़ बहुलक है, इसलिए याद रखिएगा ये एक प्रकार का प्लास्टिक है जो ठोस अवस्था में आने के बाद ये पुनः नहीं पिघलता है, वही तो है बेकेलाइट। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने। पॉलीथीन एक बहुलक है, बता दो पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, बता दो सभी बच्चे। तो पॉलीथीन जो है ये हमारा इथीन का बहुलक होता है, जिसका फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा क्या होता है? C2 होता है और H4 होता है, यही तो है। क्या होता है बच्चों? C2H4, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इथीन के बहुलीकरण से क्या होता है? पॉलीथीन बनता है, याद रखोगे आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है आपके सामने। 15 नंबर सवाल कर नायलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा होता है? वो होता है एडिपिक अम्ल होता है। क्या होता है बच्चा पार्टी? एडिपिक अम्ल होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए 16 नंबर सवाल है। मात्र 70 ऑब्जेक्टिव है, सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को जरूर लगाते चलिएगा बच्चा पार्टी। देखो ये रहा 16 नंबर सवाल। CONH2 को क्या कहा जाता है, बता दो। CONH2 को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, बता दो फटाफट से बता दो। CONH2 को हम लोग एमिडो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एमिडो ग्रुप कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें कि क्या होता है? एमीन ग्रुप और कार्बोनिल ग्रुप जुड़े होते हैं, दोनों होते हैं, इसी को हम लोग एमिडो ग्रुप कहते हैं। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर सवाल है। बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? ये कई बार मैं बता भी चुका हूं। बेंजीन का सरल सूत्र या फिर स्ट्रक्चर के द्वारा आप ऐसे बना सकते हो। बेंजीन का सरल सूत्र अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछे तो आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, या फिर अगर इसके ऊपर OH लगा देते हो तो ये हमारा फेनोल हो जाता है। लेकिन बेंजीन का जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है? C6 होता है और H6, ये अनुसूत्र है और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 का जितने भी बच्चे सी लगाए हो उसका सही हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो बच्चा पार्टी। 18 नंबर सवाल कह रहा है एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, वो कौन सा यौगिक होगा? वो एमाइड होता है। कौन सा होता है बच्चों? एमाइड ग्रुप है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कितने बच्चे 18 का बी लगाए हो? सभी बच्चे का सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 19 नंबर सवाल कर रहा है कार्बोनिल समूह के कार्बन पर संकरण कौन सा होता है? हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा गया कार्बोनिल समूह का, तो बता दो sp2 होता है। क्या होता है बच्चों? sp2 होता है। याद रखिएगा ये भी प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि कार्बोनिल समूह के कार्बन का संकरण क्या होता है? sp2 होता है। sp2 याद रखोगे आप लोग। चलिए फिर 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 20 नंबर सवाल कर फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र पता है किसी को? बता दो। वो हमारा होता है HC होता है और HO होता है। देखो इसके साथ NaOH के साथ गर्म करना है, किसके साथ बच्चा पार्टी? Na और OH के साथ गर्म करना है, तो हमारा क्या बन के आएगा ये बताना है आपको। यहाँ पे 2 अणु ले लेते हैं, तो बता दो क्या होगा इसका सही जवाब, क्या बनेगा बच्चा पार्टी? तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा बनता है कौन सा? मेथिल अल्कोहल बनता है। और प्लस में जो बनता है वो कौन सा बनता है? मेथिल अल्कोहल बनता है। प्लस में जो हमारा बन के आता है वो कौन सा होता है? HCOONA होता है। तो बता दो कौन सा यहाँ मेथिल अल्कोहल बना कि नहीं? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा आप लोग। ओके जी, ये मेथिल अल्कोहल बन गया हमारा, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये लास्ट में जो बना ये सोडियम फॉर्मेट बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है आपके सामने। 21 नंबर
सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में कौन एकल सेकेराइड होता है? मोनोसेकेराइड आपसे पूछा गया, बता दो निम्नलिखित में कौन सा है जो मोनोसेकेराइड है, बताओगे तो फ्रुक्टोज हो जाएगा। मोनोसेकेराइड का एग्जांपल पूछे फ्रुक्टोज हो जाएगा, और ये सुक्रोज हुआ, माल्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ, ये डाइसेकेराइड है, ये भी आप लोग याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो बच्चा पार्टी। 22 नंबर सवाल कर रहा है CH3COOH का IUPAC नाम क्या होता है? बता दो आप लोग, सभी बच्चे लगाएंगे। इसका जो IUPAC नाम होगा वो क्या होगा? सभी बच्चे 22 का करेक्ट आंसर बता दो, वो हमारा कौन सा होगा? इथेनोइक एसिड होता है बच्चों, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, जिसे हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? बता दो। ये हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, तो देख लो कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? एक प्रकार का अम्ल प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का वो सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो आपको पता होगा कि COOH जो होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 24 नंबर सवाल है, अल्कोहल का सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है? बता दो आप लोग, बता दो क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप पूछा गया किसका? अल्कोहल का, तो बड़ा ही आसान है, अल्कोहल का पूछा OH हो जाएगा। कौन सा होगा बच्चों? OH होता है। 24 का जितने भी बच्चे ए लगा रहे हो उसका सही हो जाएगा। देखो बच्चों, कुछ मैं इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप यहां लिख दे रहा हूं, उसको याद रखोगे तो इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार आता है। देखो अगर आपसे पूछे क्या, तो एल्डिहाइड, क्या पूछेगा आपसे? एल्डिहाइड का पूछे तो क्या लगाओगे? एल्डिहाइड का अगर पूछे तो CHO लगा देना। क्या लगाओगे? CHO। हमारे साथ गुनगुनाते भी चलो, याद होते चलेगा। अगर कीटोन पूछे, क्या पूछे बच्चों? कीटोन पूछे अगर आपसे, तो कीटोन अगर पूछे तो क्या लगाओगे आप लोग? ये हमारा CO होता है। क्या होता है? कीटोन का CO होता है। उसके बाद और होता है, हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने अभी बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे लिख लो, COOH होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद और कुछ पूछ सकता है, हाँ, ईथर भी पूछता है। ईथर भी अगर आपसे पूछे, क्या पूछे? ईथर पूछे तो हमारा क्या होता है? ईथर को जो होता है वो O होता है, ऐसे O लिख दोगे तो ये हमारा ईथर हो जाएगा। उसके बाद एस्टर भी आता है, एस्टर जो होता है, एस्टर भी पूछा जाता है, तो एस्टर को भी आप लोग याद रख लो। एस्टर के लिए कौन सा होता है? तो यहाँ पे C और डबल O लिख दोगे तो ये हमारा एस्टर है, ये ईथर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है? कीटोन है, और ये एल्डिहाइड है। अल्कोहल का तो यहाँ पे दिया ही गया है, तो इसको क्या लिखना है? तो ऑप्शन नंबर ए लगा लो और इसको याद रख लो, कॉपी में लिख लेना जगह हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारे सामने 25 नंबर सवाल है, SN2 क्रियाविधि में निर्माण होता है संक्रमण अवस्था का। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो 26 नंबर सवाल का है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। बता दो, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर सवाल कर है, देखो एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? एल्कील हैलाइड का जो उपयोग होता है, यूज होता है, वो एल्केन के निर्माण में भी होता है, एल्कीन के निर्माण में भी होता है और अल्कोहल के निर्माण में भी होता है। इसीलिए करेक्ट आंसर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा आप लोगों के। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर सवाल, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से क्या प्राप्त होता है? बता दो। 28 का करेक्ट आंसर वो हमारा मेथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चा पार्टी? मेथेन CH4 प्राप्त होता है। याद रखिएगा आप लोग, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और सारे बच्चे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर बता दो कि क्लास का डेली टाइम क्या है। तो बच्चा पार्टी मैं कई बार बता चुका हूं कि एक हमारा शाम के 7 बजे होता है और दूसरा 9 बजे होता है। दूसरा कौन सा? 9 बजे होता है। डेली जुड़ोगे तभी तो पता चलेगा ना आप लोगों को, इसलिए सभी बच्चे हमारे साथ डेली क्लास में जुड़ा करो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है। 29 नंबर सवाल का संकुल कितने प्रकार के होते हैं? ये कोवेलेंट कंपाउंड में हम लोग पढ़ते हैं कि संकुल 3 प्रकार के होते हैं। सह संयोजक यौगिक में हम लोग पढ़े हैं कि संकुल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। 30 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो K4 Fe6 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि लोहा का आपसे पूछा गया, बता दो। जिसका पूछता है उसे हम लोग X मान लेते हैं, ये तो पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। तो पोटेशियम पे प्लस चार्ज होता है, यानी कि यहाँ पे लिख लो K बराबर लिख सकते हो आप लोग +1 लिख लो यहाँ पे, और ये Cn है, साइनाइड है, तो K यहाँ पे Cn लिख लो, और Cn का -1 होता है, ये आपको पता होगा। ये इसका ऑक्सीकरण अवस्था है। तो अब निकालने में हम
हमारा बड़ा ही आसान होगा। देखो +1 है तो यहाँ K4 है तो +1 लिख लो, यहाँ पे +1 यहाँ पे लिख के +1 और गुना में देखो यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दो, गुना में क्या लिखोगे 4। उसके बाद क्या है तो लोहा है जिसको हम लोग x माने हैं तो x मान लेते हैं। उसके बाद प्लस में क्या होगा Cn पर माइनस है, देखो Cn पर क्या है तो बच्चा पार्टी माइनस है तो -1 गुना 6 कर दो, बराबर में क्या होगा सबका योग 0 हो जाएगा। अब देखो 4 गुना 1 बराबर 4 होता है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जोड़ घटा तो हमें भूलना नहीं है। देखो अब उसके बाद x है तो x लिख लेंगे, उसके बाद प्लस गुना माइनस, ये तो ये भी बचपन में पढ़े हैं कि बीज गणित में कि प्लस गुना माइनस बराबर माइनस हो जाता है और 1 गुना 6 करेंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। -6 है और 4 है तो -6 में से यहाँ देंगे तो x -2 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। अगर x -2 को उधर करेंगे तो हमारा क्या होगा +2 हो जाएगा, इसलिए x बराबर जो होगा वो क्या होगा +2 हो जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 30 का जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को लगा रहे हो उसका सही हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है आपके सामने बच्चा पार्टी। 31 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव होता है। और ये सारा ऐसा प्रश्न है ना जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है बच्चा पार्टी, इसीलिए जरूर इसको देख लीजिएगा। देखो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापक्रम पर द्रव होता है, वो होता है हमारा मरकरी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 32 नंबर सवाल है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला कौन सा धातु होता है। ये तो कई बार बता चुका हूं, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में जो पाया जाता है वो हमारा सोना होता है। कौन सा सोना, वो बाबू सोना वाला सोना नहीं है, ये हमारा कौन सा होता है, ये एयू वाला सोना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है हमारे सामने। 33 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है, बता दो आप लोग। निम्नलिखित में किस तत्व में 4f ऊर्जा जो है क्रमिक रूप से बढ़ता है, बता दो। यह होता है लेंथेनाइड में। क्या होता है, लेंथेनाइड में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला कौन सा तत्व होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दो क्या लगाओगे इसका सही जवाब 34 का। तो वो हमारा जो होता है वो कौन सा होता है, मैग्नीज होता है। क्या होता है, मैग्नीज होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 35 नंबर सवाल है। कॉपर सदस्य है, ये तो बहुत ही आसान है। कॉपर हमारा प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, सभी बच्चे को पता होगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है बच्चों। देखो निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है। देखो अगर आपके सामने रहे कि रंगहीन कौन होता है, रंगहीन अगर रहे, ये रंगीन के जगह रंगहीन रहे तो वो हमारा N2O होता है। क्या होता है, N2O होता है। लेकिन अगर रंगीन की बात हो तो वो हमारा NO2 होता है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगहीन हो तो N2O, रंगीन हो तो NO2। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर सवाल। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, बता दो आप लोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। 3 से लेके 12 तक के जो ग्रुप होते हैं ना उसी को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी। निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। क्षारीय भूमिज तत्व हमारा क्या होता है, सोडियम होता है। क्या होता है, सोडियम होता है। सभी बच्चे को याद रखना है, क्षारीय भूमिज तत्व पूछे तो हमारा सोडियम लगा के चले आएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल है, बता दो निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। नहीं है आप लोगों से पूछा गया। लोहा हमारा है, क्रोमियम भी होता है, निकेल भी होता है, लेकिन ये मैग्नीशियम कहां से घुस गया, ये मैग्नीशियम जो है ये प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने है, बता दो किसका ऑक्सीकरण अवस्था +2 सबसे अस्थिर है, बता दो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। +2 जो ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अस्थिर है वो किसका होता है, वो लीड का होता है। किसका होता है बच्चों, लेड का होता है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल आपके सामने, बता दो यानी कि एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। ये तो हम लोग बता दिए हैं कि निकालना, तो जिसको निकालना है उसे x मान लो। x गुना 8 बराबर 0 लिख लो, तो इसीलिए x बराबर क्या करेंगे, x बराबर 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, x बराबर क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 42 नंबर सवाल है। वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं। वर्ग 16
16 के तत्व हमारे कहलाते हैं कैल्कोजन जी, कैल्कोजन कहलाते हैं। वर्ग 17 के हैलोजन कहलाते हैं। 3 से लेके 12 तक के संक्रमण तत्व कहलाते हैं और ग्रुप 18 के तत्व हमारा उत्कृष्ट गैस कहलाता है। इसलिए सही जवाब क्या लगाओगे तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ओके, और जितना भी मैं रिलेटेड बताते जा रहा हूं बच्चों, ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही प्रश्न रिलेटेड से पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए 43 नंबर सवाल है, क्लास को अच्छे से समझ के देखना है। देखो, निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? पी ब्लॉक का तत्व निम्नलिखित में कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है, तो 43 का क्या लगाओगे आप लोग? तो 43 का हम जानते हैं कि ये मैग्नीशियम जो है ये पी ब्लॉक का नहीं। तो आप बोलोगे सर ये किस ब्लॉक का तत्व है? तो ये एस ब्लॉक का तत्व है बच्चों। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल कर आपके सामने है, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कौन सा तत्व है जो उपस्थित होना ही चाहिए? ये कार्बनिक यौगिक यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसमें ये कार्बन नहीं रहेगा तो कैसे होगा? करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। वैसे ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और नाइट्रोजन भी होता है, लेकिन होना जिसका आवश्यक है वो हमारा जो होता है वो कार्बन ही होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? समुद्री जल में जो पाए जाने वाला तत्व होता है वो कौन सा होता है? बता दो। आयोडीन है। कौन सा है बच्चों? आयोडीन है। याद रखोगे आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर 46 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो। 46 नंबर सवाल कर आपके सामने है, पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी को मैं यहां क्लियर कर दूं। देखो, अगर आपके सामने हो पी ऑर्बिटल तो वो हमारा डम्बेल होता है। क्या होता है बच्चों? डम्बेल होता है। लेकिन अगर आपके सामने हो डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डी ऑर्बिटल हो, यहां आपके सामने क्या लिख दे रहा हूं, अगर आपके सामने हो डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है तो वो डबल डम्बेल होता है। क्या होता है? डबल डम्बेल। और अगर एस ऑर्बिटल हो, क्या हो? ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल हो तो वो हमारा गोलीय होता है। एस के लिए गोलीय होता है, डी के लिए डबल डम्बेल होता है और पी के लिए हमारा डम्बेल होता है। बच्चों इसको भी आप लोग याद रखोगे। चलिए 47 नंबर सवाल आपके सामने, बता दो। हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है? sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, तो सभी बच्चे इसको याद रखोगे। 48 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो बच्चों, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो हमारा सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। राइट आंसर जितने भी बच्चे सी लगा रहे हो उसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं। 49 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? बता दो 49 का करेक्ट आंसर, सभी बच्चे बता दो क्या होगा। देखो, कम क्वथनांक वाली गैस की अगर बात हो तो वो हमारा हीलियम हो जाता है। क्या होता है बच्चों? हीलियम होता है। कम क्वथनांक वाली गैस यही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 50 नंबर सवाल है, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन सा होता है? बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस जो होता है वो हमारा आर्गन होता है। क्या होता है? आर्गन होता है। 50 का जितने भी बच्चे सी लगाए हो उसका सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यही सबसे सर्वोत्तम होता है, आर्गन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 51 नंबर सवाल है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? देखो, ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिखते हैं और ओजोन को हम लोग O3 लिखते हैं, लेकिन देखो दोनों सेम ही है। देखो ये जो है O जो है ये दोनों सेम है, यानी कि ये हमारा अपर रूप हो जाएगा। क्या होगा बच्चों? अपर रूप हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। बस इतना फर्क है कि इसे हम लोग O2 लिखते हैं और इसे ओजोन को हम लोग O3 लिखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर सवाल है, PCl5 है एक। PCl5 जो होता है वो क्या होता है? बता दो। 52 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे आप लोग? बता दो। ये हमारा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो होता है ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीकारक होता है। सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? बता दो। इतना आसान सा प्रश्न पूछा है आपके बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग को लगाने में क्या जाता है? नाइट्रिक अम्ल। पहले आप लोगों से एक प्रश्न बता दो कि नाइट्रिक अम्ल को किस विधि के द्वारा हम लोग तैयार करते हैं, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया है कि नाइट्रिक अम्ल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। और नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? HN होता है और O3 होता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न कह रहा है 54 नंबर सवाल है, टीन का संकेत क्या होता है? हीलियम का भी संकेत पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। बताओ जी, हीलियम का He होता है और टीन का हमारा SN होता है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 55 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? देखो, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में मात्र 5 गो तत्व पाए जाते हैं। आप बोलोगे कौन कौन से? एक हमारा ऑक्सीजन होता है, दूसरा सल्फर होता है, तीसरा सेलेनियम होता है, चौथा पोलोनियम होता है और पांचवा टेल्यूरियम होता है। 5 ही तो हुआ और ये 5 पाया जाता है, तो देख लो सल्फर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन के अलावा सल्फर ही तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए
56 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? नहीं होने वाला, ये लोहा का कब से होने लगा भाई? ऑप्शन नंबर डी को लगा लो, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 57 नंबर सवाल, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है बच्चों, इसलिए अनुरोध है कि इस प्रश्न को जरूर याद रखोगे आप लोग। चलिए 58 नंबर प्रश्न आपके सामने बता दो, स्पेल्टर क्या होता है? स्पेल्टर हमारा अशुद्ध जिंक होता है। स्पेल्टर क्या है? तो इंप्योर जिंक होता है। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी बच्चे इसको याद रखोगे। चलिए फिर 59 नंबर सवाल है, 59 नंबर सवाल कर रहा है, गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर क्या बनाता है? गैंग भी है और फ्लक्स आपस में मिलकर स्लैग का निर्माण करता है। राइट आंसर जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को लगा रहे हो उसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 60 नंबर सवाल है, पायरोलुसाइड जो है निम्नलिखित में किसका अयस्क होता है? पायरोलुसाइड जो अयस्क है वो हमारा जो अयस्क है वो किसका है बता दो। 60 का करेक्ट आंसर बता दो। वो हमारा मैग्नीज का अयस्क है। किसका है? मैग्नीज का है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, जिसका कि सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था MnO2 होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। चलिए फिर 61 नंबर सवाल को देखते हैं। 61 नंबर सवाल करा है, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वो कौन सा अयस्क होता है? अलग अलग धातु उपस्थित है तो वो हमारा कॉपर पायराइट होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि कॉपर पायराइट का जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है? Cu होता है, Fe होता है और S2 होता है। देखो यहाँ कॉपर भी है और लोहा भी है, इसी में तो दो धातु उपस्थित है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 62 नंबर सवाल है, निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु कर्म का उपयोग होता है? वैद्युत धातु कर्म का जो उपयोग होता है वो किस में होता है? सोडियम में होता है क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, याद रखना आप सब। चलिए 63 नंबर सवाल है, बता दो। 63 नंबर सवाल कर रहा है, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? बता दो सभी बच्चे। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? तो इमल्सीकरण के द्वारा निकालता है। किसके द्वारा? इमल्सीकरण के द्वारा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। फिर चलिए 64 नंबर सवाल है, बता दो बच्चा पार्टी। और हाँ सभी बच्चे एक बार क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा बच्चा पार्टी। हम लोग 64 नंबर सवाल पे आ गए हैं, तो सभी बच्चे क्या करना है, एक बार सभी बच्चे क्लास को भी लाइक कर देना। देखो रक्त पर आवेश हमारा क्या पाया जाता है? ऋणात्मक। रक्त पर आवेश र से रक्त होता है और र से ऋणात्मक, बस इतना याद रखना ट्रिक के माध्यम से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर सवाल है, 65 नंबर सवाल करा, किसी भी अभिक्रिया में कैटलिस्ट का कार्य क्या होता है? ये उत्प्रेरक जो होता है ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है और घटाता भी है, मतलब दोनों चीज करता है यही। इसीलिए सही जवाब आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ओके चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 66 नंबर सवाल है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? करने वाला ताप ही तो है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए 67 नंबर सवाल आपके सामने, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर क्या होती है? एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर जो होता है वो होता है 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 68 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल होता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल जो है ये ईंधन सेल है। क्या है बच्चों? ईंधन सेल है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 69 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? बेरवादार कहने का अर्थ होता है हमारा एमोर्फस सॉलिड, यानी कि आपसे पूछा गया है कि कौन सा है जो अक्रिस्टल है। अक्रिस्टल पूछे तो ग्रेफाइट हमारा क्रिस्टल है, क्रोमेलम भी क्रिस्टल है और सिलिकॉन कार्बाइड भी क्रिस्टल है। लेकिन SiO2 जो है ये SiO2 यानी कि क्वार्ट्ज ग्लास जो ये हमारा अक्रिस्टल है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो क्या होगा, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? कमी होने वाला शॉर्ट होने वाला शॉर्ट की डिफेक्ट होता है और उसी में जो फंस जाता है वो हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। इसलिए करेक्ट आंसर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और सभी बच्चे कमेंट करना। ओके जी, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इस 70 ऑब्जेक्टिव में कितना सही कर पाए हो, ये भी कमेंट करके बताना। ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों।